माँ से मायका। रात का घना अंधेरा पसरा था। रात की चादर तले इंसानों के साथ साथ अब तो सारे सितारे भी सो चुके थे, पर ईशा की आंखों में नींद कहाँ। वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। अंकुर नींद के आगोश में डूबे थे। घड़ी की सुई टिक टिक से भी उसे झंझलाहट महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। अंशु भाभी का थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था। नाना जी नहीं रहे। कब? थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल में कहीं कुछ चटक सा गया। शायद ननिहाल से जुड़ा हुआ वह अंतिम धागा, क्योंकि उनके जाने के साथ ही ननिहाल शब्द जीवन से खत्म हो गया। ईशा को ननिहाल हमेशा से बहुत पसंद था। यह वह जगह थी जहाँ लोग उसकी माँ को उनके नाम से पहचानते थे। यहाँ वे राम गोपाल जी की बहू नहीं, रमेश की पत्नी नहीं और ना ही ईशा की माँ थी। यहाँ वो कमला थी, सिर्फ कमला, जहाँ उनके आगमन का लोगों को इंतज़ार रहता था, जिनकी वापसी के नाम पर लोगों के चेहरे पर उदासी पसर जाती थी। इतनी जल्दी? कितने दिनों बाद आई हो? कुछ दिन तो रुको। माँ का चेहरा जितनी तेजी से खुशी से चमकता, उतनी ही तेजी से थप्प भी पड़ जाता था। खुशी इस बात की कि कुछ लोग आज भी उनके आने का इंतज़ार करते हैं। गम इस बात का कि जो दूसरों की पल इस बात का इंतज़ार कर देता है कि अब वह पराई हो चुकी है। सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, इस शहर के लिए भी। क्या सोचा था आपने कब चलेगी? उनकी बहू कह रही थी। बीमार चल रहे थे, सबका इंतज़ार करेंगे तो कैसे चलेगा? मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी? एक जीता जागता इंसान पल भर में मिट्टी हो गया। महीनों तक गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार करने वाले नाना जी को आखिरी बार देखना भी संभव ना होगा। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही तो सहेजा था हम दोनों भाई बहन को। माँ जब इस दुनिया से गई, बच्चे नहीं थे हम, पर प्यार के दो मीठे बोल, ममता भरा हाथ जो हर उम्र में चाहिए होता। माँ बहुत कष्ट में थी। हर बार की कमियों थेरेपी निराशा की ओर धकेल रही थी। डॉक्टर हर बार कहते अब वे ठीक हैं, पर माँ जानती थी सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद पापा हमेशा हम भाई बहन के सामने मुस्कुराने का प्रयत्न करते। सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, पर हर बार पापा के माथे की लकीरों को अनपढ़ माँ न जाने कैसे पढ़ लेती थी। आज सोचती हूँ तो लगता है पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ। हम सब के चेहरे पर खुशी के कुछ हसीन पल देखने के लिए वे मुस्कुराने का प्रयत्न करते थे, पर मुस्कुराते रहना कोई आसान बात नहीं है। बहुत दर्द से गुजरती थी उनकी यह हंसी, हम सबके चेहरे पर खुशी के चंद लम्हे देखने के लिए। ईशा को आज वह दिन बार बार याद आ रहा था। माँ का शरीर कैंसर से दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, पर उससे ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी उनके जीने की इच्छा शक्ति। न जाने क्यों मायके की दहलीज उन्हें बार बार खींच रही थी। पापा के बार बार मना करने के बावजूद माँ हमें समेटे नाना नानी से मिलने चली गई थी। नाना जी ने बार बार कहा भी था, तुम चिंता ना करो, हम तुमसे मिलने आएंगे, मगर उस दहलीज, उन दीवारों का मोह उनसे छूट नहीं रहा था। छूटता भी क्यों? जीवन की ना जाने कितनी यादें जुड़ी थी उन दीवारों से, उन गलिहारों से। उन्हें हमेशा लगता था शहर के चौराहे नुक्कड़ उनकी राह आज भी तक रहे हैं। एक एक चीज़ का हिसाब रखने वाली माँ नानी के घर जाकर न जाने क्यों भुलक्कड़ बन जाती थी। नानी के बार बार कहने पर भी कुछ न कुछ सामान हर बार छूट ही जाता था। हर समय हर चीज़ को सहेजने वाली माँ खुद को सहेजना भूल जाती थी। जिनकी उंगलियां पर एक एक चीज़ होती थी, वे न जाने क्यों मायके से लौटते समय चीज़ रखकर भूल जाती थी। शायद वे उस घर में अपने वजूद की खुशबू बनाए रखना चाहती थी, पर उस बार बेसामान नहीं, शायद अपने आप को भूल आई थी। कभी कभी इंसान मौत से पहले ही मर जाता है। माँ शायद अपना अंत जानती थी। हमेशा बोलने वाली माँ अचानक चुप हो जाती या फिर बहुत बोलने लगती। बहुत कुछ कहना था उन्हें, पर शायद हम ही उन्हें सुन नहीं पाए। कुछ था जो माँ के साथ ही अनकहा रह गया। अब की बार वे लौट कर आईं
तो कुछ था जो उनसे छूट रहा था, पर माँ मुँह से कुछ भी नहीं कहती। रिश्तों और संबंधों को हमेशा सहेजने और समेटने वाली माँ सूखी रही थी। माँ हमेशा कहती थी, वृक्षों से हमें संबंधों को गहराई की कला सीखनी चाहिए। कुल्हाड़ी की एक चोट से सिर्फ जड़ें ही नहीं मरती, पेड़ भी मर जाता है। अंतिम आहुति के साथ पूजा संपन्न हुई। ईशा अपनी सोच के दायरे से बाहर आ गई। नाना जी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। स्वागत करने वाले हाथ, दुलराते वाले हाथ आज तारीफ बन चुके थे। सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर आंगन में ही बैठ गए। बड़े मामा जी के लड़के ने नाना जी के जीवन पर एक छोटी सी वृत्त चित्र बनाया था। ईशा हर कोने में बिखरी बचपन की यादों को आंचल में समेट रही थी। पता नहीं अब कब नाना आना हो भी या नहीं। शायद नाना जी का मुस्कुराना चेहरा आँखों में समा गया। ऑफिस जाते नाना जी, पोती की शादी में नाचते नाना जी, परिवार के साथ खाना खाते नाना जी। ईशा की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। अंशु भाभी ने धीरे से उसके हाथों पर हाथ रखा और स्नेह और आश्वासन का स्पर्श भी उन आंसुओं को रोक न सका। अंकुर ने धीरे से रूमाल ईशा की तरफ सरका दिया। कुछ था जो ईशा किसी से भी बांट नहीं पा रही थी। पूजा संपन्न हो चुकी थी। धीरे धीरे घर से सभी पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार प्रसाद लेकर अपने अपने घर लौटने लगे। अंकुर ने भी धीरे से इशारा किया, अगर अभी नहीं निकल लेंगे तो रात तक घर पहुंच जाएंगे। रुकने का कोई मतलब भी नहीं था और रुकने वाला भी दूर दूर तक कोई नहीं था। रोकने और अनुहार करने वाले हाथ तो न जाने कब का हाथ छुड़ाकर दुनिया से जा चुके थे। ईशा ने सबसे इजाज़त मांगी। मामा जी ने अंकुर और ईशा का टीका किया और घर में लोगों के लिए डिब्बे में प्रसाद बांध कर दे दिया। ईशा ने एक भरपूर नज़र घर पर डाली। कितना कुछ समेट लेना चाहती थी वह। शायद रिश्ते, शायद घर, या फिर शायद यह शहर। सब कुछ तो छूट रहा था। गाड़ी धूल उड़ाती आगे बढ़ गई। रास्ते भर ईशा ने किसी से कोई बात भी नहीं की, पर अंशु कुछ ना कुछ समझ रही थी। वह उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उम्र में उससे छोटी ही थी, पर दुनिया की उसे बड़ी अच्छी समझ थी। जीजा जी बड़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं, कहीं हवा देखकर गाड़ी रोक लीजिए, चाय पीने का मन कर रहा है। अंशु समझ चुकी थी कुछ ऐसा था जो ईशा को चुभ रहा था। ईशा बेचैन है, अंशु यह अच्छी तरह समझ रही थी। नाना के घर से हमेशा के लिए नाता कहीं ना कहीं छूट रहा था। तब लोग ढाबे की ओर चल पड़े। दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।